आकाश में हम बहुत से नेचुरल फिनोमेना देखते हैं, जैसे क्लाउड्स, रेनबो या इवन ऑरोरा, जिन्हें हम पोलर लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। आकाश अपर एटमॉस्फेयर है जिसने आर्च के रूप में हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है। जिन चीज़ों का सेंटर सेम हो उन्हें कंसेंट्रिक कहा जाता है। स्काई एक सेलेस्टियल स्फीयर है जो अर्थ से कंसेंट्रिक है और जिसमें हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ मूव करती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा हम आकाश में बहुत से ह्यूमन इन्वेंशंस जैसे एयरप्लेन, ड्रोन्स इत्यादि भी देख सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे एयर और लाइट पॉल्यूशंस को भी हम आकाश में देख सकते हैं। तो आकाश की परिभाषा तो हमने देख ली। अब चलिए देखते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। आगे बढ़ने से पहले हमें वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। ये एक वेव है, ये इसकी लेंथ है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। इस वेव के निचले भाग को ट्रफ और ऊपर के भाग को क्रेस्ट कहते हैं। यदि हम और वेव्स आगे बना दें तो हम पाएंगे कि दो ट्रफ्स के बीच की दूरी दो क्रेस्ट्स के बीच की दूरी के बराबर है और ये दोनों वेवलेंथ के बराबर हैं। यही बात इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाई गई है। वेवलेंथ समझ लेने के बाद अब हम विजिबल स्पेक्ट्रम को देखते हैं। इस डायग्राम में लेफ्ट से राइट की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे अधिक है। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत छोटे से पोर्शन को हम देख सकते हैं और इसी को ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन आई को विजिबल हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है और ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है। यदि हम एक वाइट लाइट की बीम को ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करवाएं तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इन्हें शॉर्ट में हम विबग्योर कहते हैं। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है और ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है। ध्यान से देखने पर हम ये भी पाएंगे कि ब्लू लाइट का डेविएशन रेड लाइट से अधिक है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स टाइनी प्रिज्म्स की तरह बिहेव करती हैं। इस डायग्राम में पॉइंट ए पर सनलाइट पड़ने पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रेड लाइट का डिविएशन सबसे कम होगा और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इसका पाथ होगा ABD। ब्लू लाइट का डिविएशन रेड लाइट से ज़्यादा होगा। पॉइंट्स B और C पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फाइनली डिस्पर्जन होगा, जो हमारी आँखों को 7 कंपोनेंट कलर्स के रूप में दिखाई देगा। इसी को हम रेनबो कहते हैं। अब ये समझने के लिए कि दिन में हमें स्काई ब्लू और सनसेट और सनराइज के समय स्काई रेड क्यों अपीयर होता है, हमें रेली स्कैटरिंग को समझना पड़ेगा। रेली इक्वेशन के अनुसार अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। इस फ्रैक्शन में वेवलेंथ डिनोमिनेटर में है, यानी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग। इस एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होने की वजह से स्कैटरिंग ज़्यादा हुई है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ब्लू लाइट की परसेंट स्कैटरिंग ज़्यादा है और रेड लाइट की कम है। तो रेली स्कैटरिंग की वजह से ब्लू लाइट की स्कैटरिंग रेड लाइट से ज़्यादा होती है और ये हमारी आँखों तक पहुँचती है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है डे टाइम में। अब सनराइज़ और सनसेट में कंडीशंस थोड़ी अलग हो जाती हैं। इन समयों पर सन की पोजीशन स्काई में लो होती है। सन के इस पोजीशन पर होने की वजह से लाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो दूरी तय करनी है वो बढ़ जाती है, यानी लाइट को अधिक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एज़ कंपेयर टू डे टाइम, जब सन हाई अप इन द स्काई होता है।
हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है और रेड लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो जब लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ब्लू लाइट स्कैटर अवे हो जाती है और कम स्कैटरिंग होने की वजह से हमारी आँखों तक रेड लाइट पहुँचती है और हमें आसमान लाल दिखाई देता है।